नमस्कार, आप देख रहे हैं जीसीपी न्यूज। आज बीपीएससी में सफल दीपांकर जी और कौशलेंद्र जी से हम आपको रूबरू करवाते हैं। मध्यवर्गीय परिवार से भी निम्न वर्गीय परिवार में दीपांकर जी आते हैं और उनके मतलब पिता का साया उठ जाने के बाद इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, हम इनसे खुद जानेंगे। तो दीपांकर जी की जुबानी कहानी, उन्हीं की जुबानी हम सुनना भी पसंद करेंगे। में थे तो फादर के डिमाइस जी। के बाद सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं रह गई थी, बट फिर भी एक अच्छी बात ये थी कि फैमिली का हमेशा सपोर्ट बना रहा। एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि किसी एस्पिरेंट के लिए कि उसका फैमिली उसे सपोर्ट करे। और मुझे फैमिली के सारे जितने भी मेंबर थे, चाहे वो मामा जी हो गए, चाहे बड़े पापा हो गए, भैया हो गए, माँ हो गई, माँ हाउसवाइफ है, तो उनका सपोर्ट रहा कि किसी भी तरीके करना है तो एटलीस्ट सिविल सर्विस में ही कुछ करना है और हार नहीं माननी है। तो उनका जो सपोर्ट था वो काफी अहम रहा, और फैमिली का सपोर्ट रहता है तो एक मनोबल अपने आप ऊंचा हो जाता है। जी जी जी। और उसके बाद 10वीं के बाद सर मैं मगध सुपर 30 में चयनित हुआ, अभयानंद सर के द्वारा जो चलाया जाता है। जी। और वहां से मैं तैयारी की और उसके बाद भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता में केमिकल साइंस से बीएसएमएस की डिग्री प्राप्त की। उस डिग्री प्राप्त करने के दरमियान भारत के डिफरेंट केमिकल लेबोरेटरी जो है वहां पे काम करने का मुझे मौका मिला। अलग अलग लेबोरेटरी, चाहे वो भावनगर में हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, या फिर सीएसआईआर का लैब का हो, सहाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स हो, ये आपका आईआईटी मद्रास हो, इन जगहों पे मैंने कुछ मंथ काम किया उस दरमियान। सर तो यहाँ पे सारे थोड़ा सा रोकना चाहेंगे बीएसएमएस के बारे में। सर यहाँ पे रोकना चाहेंगे हम, बीच में हम कुछ ऑडियंस का भी हम जवाब देंगे सर, लेकिन हम बीएसएमएस के बारे में थोड़ा सा एक एक करके हम लोग चलेंगे कि बीएसएमएस क्या है। और आपने जो कलकत्ता में डिग्री ली है तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताएं, क्योंकि हमारे पास छात्रों की संख्या ज्यादा है और छात्र काफी रुचि से हमारा पेज को लाइक करते हैं और उसको देखना पसंद करते हैं। और हमारा जो सेशन भी चल रहा है, एजुकेशन सत्र एक तरह से चल रहा है सर। जी जी तो बिल्कुल, मैं डिटेल में बताता हूँ सर। जी जी। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सर कि 12th के बाद या तो लोग मेडिकल करते हैं या इंजीनियरिंग करते हैं या नॉर्मल साइंस ऑप्ट करते हैं। तो ये भी एक नॉर्मल साइंस के जैसा है सर। ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, बीएस बैचलर ऑफ साइंस एंड एमएस मास्टर ऑफ साइंस एक साथ। तो ऐसा हमारे साइड मानना है कि अगर हम नॉर्मल ग्रेजुएशन करें, नॉर्मल मास्टर्स करें तो कुछ नहीं हो सकता है। ये मिथ है सर। अगर मैं सही से कोई भी काम करूंगा तो वो हमें हमेशा फ्रूटफुल रहेगा। तो मैं वहां पे सर आईआईटी में का एग्जाम दिया था, उसमें मेरा क्लियर नहीं हो पाया था। फिर मैं उसका एग्जाम जो पर्सनल एग्जाम होता है उसके थ्रू मैं वहां पे एडमिशन लिया। जी 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 सर। और उस वहां से फिर डिग्री प्राप्त किया। जी जी जी। उसके बाद आप दिल्ली गए, दिल्ली के बाद फिर क्या हुआ सर? हम आपसे ही ये करना चाहेंगे, आप रेगुलर सर। हाँ बिल्कुल सर। तो मैं कोलकाता में जब अपना डिग्री पूर्ण किया उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन मिला था सर। एक यूएस और एक कनाडा में पीएचडी करने का ऑप्शन मिला था कि मैं वहां पे जाके पीएचडी कर सकूं। लेकिन कुछ पारिवारिक कारण या जो भी कारण हो, घर के सजेशन को, क्योंकि मैं हमेशा ये मानना है मेरा कि जो भी आपके पेरेंट्स का सजेशन होता है वो सर्वमान्य होना चाहिए। अगर वो आप नहीं मान पा रहे हैं इसका मतलब आप जीवन में सफल होके भी सफल नहीं है। तो मैं पारिवारिक कारण या माँ पापा के बात को मान के मैं वहां जाना उचित नहीं समझा और उसके बाद मैं सिविल सेवा की तैयारी में लग गया। उस सिविल सेवा के तैयारी के दरमियान मैं ये पाया सर, चूंकि मैं प्योरली साइंस बैकग्राउंड से आया था, मुझे जनरल नॉलेज, ह्यूमैनिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी का कोई ज्ञान नहीं था। तो उस बैकग्राउंड से आने के बाद शुरुआत में थोड़ी तो मुश्किल हुई कि मुझे कैसे तैयारी करना है, कैसे पढ़ना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का ग्रुप मिलता गया, लोग दोस्त बनते गए, उस एक सर्किल बन गया और उसके बाद चीजें स्मूथ हो गई सर। चूंकि दिल्ली में रहते हुए बहुत मुश्किल था, क्योंकि वहां पे दिल्ली काफी कॉस्टली सिटी है। तो मैं अपने कॉलेज के टाइम में ही सीएसआईआर के द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है सर,
और पीएचडी करने के लिए, जिसको क्वालिफाई करना पड़ता है। तो वो मैं क्वालिफाइड था, तो मैं वहाँ पे पीएचडी ज्वाइन कर लिया, सो दैट मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिल सके और पीएचडी का काम भी कर सकूं और साथ में तैयारी भी कर सकूं। और उस तैयारी के दरमियान ही मैं बिहार विधानसभा का एक अपना एग्जाम होता है वहाँ पे असिस्टेंट का। अच्छा अच्छा। तो उस असिस्टेंट के एग्जाम में मैं अपीयर हुआ और मेरा वहाँ पे चयन हो गया और मैं अभी तत्काल बिहार विधानसभा में सहायक के तौर पे कार्यरत हूँ। वाह, गुड, ग्रेट। और मेरा जो सिविल सर्विस का तैयारी था वो अनवरत चलता रहा, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि आप किसी भी लक्ष्य को कोई एक टाइम बाउंड मैनर में पूरा कर लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर आपका लक्ष्य है तो आपको उसको निरंतर पीछा करते रहना पड़ेगा। अगर आपको असफलता भी मिल रही है तो भी आपको थोड़ी देर के लिए मायूसी हो सकती है, लेकिन आप निराश होकर बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं वो सिविल सर्विस का जो तैयारी था वो मैं अनवरत जारी रखा और उसी का परिणाम है सर कि आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद फिर से आपको। हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप वहाँ पे असिस्टेंट के पद पे थे विधानसभा में, तो किस तरह से किस रूप में तैयारी करते थे सर? और क्योंकि समय कम मिल पाता होगा और विधानसभा और सचिवालय का पोस्ट ऐसा है कि जहाँ पे लोग छुट्टी तक नहीं देते हैं, 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक ड्यूटी करवा लेते हैं, लेकिन वहाँ पे छुट्टी नाम की चीज नहीं होती है और बहुत ही कड़ाई से ड्यूटी वहाँ पे देना पड़ता होगा। तो इस दौरान आपने कैसे फेस किया सर? सर ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे जो कार्यालय का समय है वो सुबह 9 बजे से 6 बजे तक है और खासकर जब विधानसभा का सत्र चलता है तो हम लोगों को रात में 7 बजे 8 बजे तक रुकना पड़ता है, क्योंकि वो सत्र का काम ऐसा है जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो उस दरमियान में हमारा एक पर्सनल बात तो हमारा पर्सनल ये मानना है सर कि अगर हम अपनी तैयारी के प्रति डेडिकेटेड हैं तो एवरी डे कुछ भी हो जाए 4 घंटे तो निकाल ही सकते हैं, 2 आवर्स मॉर्निंग में, 2 आवर्स इवनिंग में, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े आपको। अगर आपको करना है तो आपको समय मैनेज करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वही मेरा सिंपल सा तरीका था सर। मैं सुबह में 5 बजे उठता था, 5 से 7 मेरा एवरी डे पढ़ाई का शेड्यूल था और रात में मैं 8 बजे से 10 बजे या अगर लेट हुआ तो 10 से 12 बजे, ये 2 में से कोई एक शेड्यूल में मैं श्योर शॉर्ट पढ़ाई पे प्रति रखता था। तो ये 2 शेड्यूल को एकदम, जिसको बोलते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 2 शेड्यूल हमको प्राप्त करना है। इस 2 शेड्यूल में और कुछ काम नहीं करना है, इसी को मैं जारी रखा और उसी का परिणाम है शायद कि मैं आज चयनित हो पाया हूँ। बहुत बड़ी अचीवमेंट सर ये। आप समझ सकते हैं कि आप समय को चुरा चुरा कर अपनी यूटिलाइजेशन में लाया है और अपने भविष्य को संवारने के लिए आपने समय चुराया है। तो ये समय आपके लिए, आपके समझिए तो आने वाली पीढ़ी भी याद रखेगी और छात्रों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं कि आप सुबह में 5 बजे उठ जाते थे। मीन्स जो छात्र शहर में रहते हैं या नौकरी करने के बाद भी आपने सोया नहीं, मीन्स रात में भी आप गए, थक हार के 7 बजे 8 बजे तक पहुंचते ही होंगे। नाश्ता खाना बनाने का समय होता है 7 बजे 8 बजे 9 बजे तक, तो उस समय भी आप पढ़ाई में लगे हुए रहते होंगे, 10 11 12 बजे सोते होंगे सर। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर और बहुत बड़ी बात आपने बता दी और ये छात्रों को अनुकरण करने वाली बातें हैं। इसको अपने लाइफ में भी ये करें और 4 से 6 घंटा 8 घंटा की पढ़ाई करके आप बीपीएससी यूपीएससी निकाल सकते हैं। तो सर इसके लिए क्या कितने घंटे पढ़ने की जरूरत पड़ती है सर? सर मेरा अपना मानना है कि कितना समय दिया जाए वो आपको पढ़ाई के दरमियान आपको फील होगा, लेकिन ऐसे अगर क्रूडली बोला जाए तो अगर आप 4 से 5 घंटे रेगुलर बिना फेल, ऐसा नहीं कि आप कॉपी खोले हुए हो मोबाइल चला रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। आपको सोशल मीडिया से दूर हो जाना पड़ेगा उतने देर के लिए, सब कुछ से दूर हो जाना पड़ेगा। अगर 4 घंटा आप निकाल रहे हो तो 4 घंटा आपके लिए केवल बुक्स, पेन और आपका दिमाग, यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। घर की दिक्कतें होगी, आपके दिमाग में घर की दिक्कतें चल रही होगी, घर की फैमिली की बात, तो आप ये दिमाग में रख के इस ढंग से पढ़ाई करें कि उस सब्जेक्ट की जरूरत आपको जब भी हो तो आपको ऐसा ना लगे कि मैं ये पढ़ा ही नहीं हूँ। केवल डिग्री लेने के लिए अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आपको कभी फायदेमंद नहीं होगा। ये मेरा एक पहला सजेशन है। दूसरा, जहां तक बिहार लोक सेवा आयोग के प्रिपरेशन की बात है तो ये मैं मानता हूं कि इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम है वो थोड़ा अनसर्टेन है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात आपके ध्यान में रखनी है कि ये अनसर्टेनिटी केवल आपके लिए नहीं है, ये सभी के लिए अनसर्टेनिटी है। क्योंकि मुझे अवगत है सर कि मैं जब पहली बार बीपीएससी का एग्जाम दिया था 63वीं,
तो मेरा 1 नंबर से प्रिलिमिनरी एग्जाम नहीं हो पाया था। और उस जो कि मैं कॉन्फिडेंट था कि अगर मेरा प्रिलिमिनरी हो जाता तो मैं मेंस श्योर शॉर्ट क्लियर होता, लेकिन वो तो मैं ये कह रहा हूँ कि अनसर्टेनिटी उसमें होती है, लेकिन अनसर्टेनिटी सोच के हम किसी एग्जाम को प्रिपेयर ही ना करें, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज हो सकता है उसको बढ़ा सकते हैं। इसमें 2-3 चीज जो बहुत सिंपल तरीके से हमें फायदा करेगा सर, वो एक तो ये है कि आप हिस्ट्री पे जितना अच्छा कमांड रखो आप प्रिलिमिनरी में उतना अच्छा करोगे। आपका मैथ्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो पूरा का पूरा मार्क्स दिला देगा। और करंट अफेयर की जहां तक बात है तो उसमें 2-3 चीज जो आपको रेगुलर फॉलो करना है। आप प्रतियोगिता दर्पण फॉलो कर लो, आप उसके जगह घटना चक्र फॉलो कर लो, लेकिन मेरा सजेशन यह है कि जिसको भी आप फॉलो करते हो उसको रेगुलर फॉलो करो और रिपीट करो। इससे बेहतर है कि आप एक से ज्यादा मैगजीन को फॉलो करो और उनको रिपीट ना करें। इससे बेहतर है कि केवल एक को फॉलो करें और बार बार रिपीट करें, ताकि चीजें आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा देर तक बनी रहे। अगर मेंस की बात करें तो करंट अफेयर मेंस में उतना ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोनों का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मेंस में आपको करंट अफेयर का प्रिपरेशन करना है तो आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है। जब मेंस का प्रिपरेशन करना है सर करंट अफेयर का, तो उसमें आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान नहीं देना है, उसमें आपको ब्रॉड टॉपिक लेना है। अगर मेरी बात करोगे तो मैं आपको उसमें बता दूं कि मैं मेंस एग्जाम से पहले 20 टॉपिक जो करंट में चल रहे थे उसको मैं पिकअप किया था और उस 20 टॉपिक पे 2-2 पेज का नोट्स बनाया था बस। और उस 20 टॉपिक में ही से मेरा 3 सवाल एग्जैक्टली सेम मेंस एग्जाम में आया था। तो आप मेंस के लिए करंट प्रिपेयर करना काफी आसान है, क्योंकि उसमें छोटा छोटा फैक्ट्स पे आपको ध्यान नहीं देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर करंट सिचुएशन में हम बात करें तो कोरोना का इफेक्ट एक करंट का क्वेश्चन है, इजराइल की लड़ाई, इजराइल की उत्पत्ति, इजराइल फलस्तीन का कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है वो एक करंट का सवाल है। ये ऐसा सवाल है। उसके बाद रिसेंटली जो बिडेन साहब का इलेक्शन हुआ है अमेरिका में, अमेरिका का वैक्सीनेशन पॉलिसी है, ये ऐसा कॉमन सवाल है जो निश्चित आना ही आना है। तो ऐसे ऐसे अगर हम 20 टॉपिक तैयार कर लें तो मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कुछ भी आने वाला है मेंस एग्जाम में। और उसके बाद जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन करंट अफेयर एकदम जरूरी है। करंट क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हाँ सर, करंट अफेयर ऐसा ही है कि जैसे आप पास कर रहे हो लेकिन आप पास करके बहुत ऊंचाई पे जाना चाहते हो, तो उसके लिए करंट अफेयर जरूरी है। करंट अफेयर के बिना बहुत मुश्किल है और करंट अफेयर बहुत सिंपल है सर। पता नहीं ऐसा मानना है लोगों को कि बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको स्मार्टली अगर इसको प्रिपेयर करते हो तो बहुत आसान है। आप सब लोगों की सुनो मत, आप बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करो, आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि आप किस किस टॉपिक को आपको तैयार करना है। अगर आप सर्टेन टॉपिक तैयार कर लिए तो आपको करंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जी जी यस सर। ओके सर, इसमें मेरा दो बहुत सिंपल सा आंसर है सर। एक तो आंसर ये होगा कि आप अगर मैट्रिक या इंटर तक पढ़ाई किए हो तो आप ये आराम से ठंडे दिमाग से ये सोचो कि आपका 12 तक का नॉलेज बेस कैसा है। अगर आपका नॉलेज बेस सही है तब तो आप प्रिपरेशन में सीधे लग सकते हो। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने 12 तक का जो कमी रह गया है, आप 12 तक की हिस्ट्री पढ़ो, 12 तक की ज्योग्राफी पढ़ो, इकोनॉमिक्स पढ़ो, पॉलिटी पढ़ो। ये 4 ही सब्जेक्ट तो है जो एक ग्रंथ है इस प्रिपरेशन के लिए। तो इस 4 सब्जेक्ट का 12 तक का, इंटर तक का नॉलेज आप क्लास 6 से लेके इंटर तक का नॉलेज एक बार अर्जित कर लो। उसके बाद फिर प्रैक्टिस का खेल है। जितना प्रैक्टिस करो, जितना आंसर राइटिंग करो, आप जितना टेस्ट दो, उसके साथ आपका इंप्रूव होते रहेगा। कंडीशन ये है कि आपको 12 तक का अच्छे से नॉलेज गेन करना है। उसके लिए भी बहुत ज्यादा इधर उधर बुक देखने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का बुक देखना है और उसके अलावा कुछ फेमस बुक है, जैसे हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ी जाती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ी जाती है। एक बहुत कॉमन बात है, वो कहीं पे भी इतना ओपन सोर्स है, आपको कहीं पे भी इसकी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी बुक होगी। बस बशर्ते बात यह है कि 12 तक का नॉलेज जितना बेहतर होगा आपका, उतना ही आप फाउंडेशन, उस फाउंडेशन पे आप बिल्डिंग उतना ही बढ़िया बना सकते हो। 12 तक का नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक कहावत है सर कि सरकारी एग्जाम सरकारी किताब। क्योंकि वो एग्जाम लेने वाले जान रहे हैं कि हम उस बच्चे का भी एग्जाम ले रहे हैं
जिसको कोई सुविधा न मिला हो, केवल उसको सरकारी किताबें मिली हो, तो वो उसी ढंग से सवाल सेट किया जाता है कि एक सरकारी किताब पढ़ के भी लड़का इस आंसर को लिख सके। तो इस ध्यान में रह के एनसीईआरटी पढ़ना बहुत 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 जरूरी है सर। ये वो तैयारी के लिए इम्पोर्टेंट माना जाए सर। 4 सब्जेक्ट और सब्जेक्ट जो नाम लिया फिर से सही जाएंगे सर। हाँ सर, वो 4 सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपने बताया कि जी जी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये 4 सब्जेक्ट है सर जो मस्ट गुड सर प्रिपेयर करना पड़ेगा। हम अगले क्वेश्चन पर चलना चाहेंगे। सोनू कुमार दांगी जी कह रहे हैं कि सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, इसके लिए आप क्या विशेष तैयारी किए थे। और सचिदानंद सिन्हा जी बता रहे हैं कि आप निकालकर बीपीएससी की तैयारी करने के लिए सवाल है सर। रहा था, आप बीपीएससी किए थे। सर मैं आपका पहला सवाल तो सुन पाया, इंटरव्यू से रिलेटेड जो था। दूसरा सवाल मैं सुन नहीं पाया, तो प्लीज रिपीट कर सकते हैं। दिखेगा सो बता रहे हैं कि मतलब सोशल सेक्टर में कर रहे हैं। सर माफ कीजिएगा सर, आपका दूसरा सवाल मैं नहीं सुन पाया, शायद नेटवर्क की वजह से आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। शायद कट रहा है। Having trouble is often caused by internet यही साधन है, वो पटना में है और हम लोग गया से इंटरव्यू कर रहे हैं। तो हम कहेंगे भी सचिदानंद सर और कौन था, बहुत बहुत बधाई आपका सफलता के लिए। तो संजय कुमार सर का और श्याम। हाँ सर मैं इसमें 2 सवाल देख पा रहा हूँ कि सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, इसके लिए आप विशेष तैयारी किए थे। और दूसरा सवाल है, क्या आप वक्त निकालकर बीपीएससी तैयारी के लिए बच्चों के बीच। जी, मैं इन दोनों सवाल का सर जवाब मैं दे दूं पहले। जी जहां तक इंटरव्यू की सवाल है, हाँ, तो अगर आप मेंस जहां नेटवर्क लगता है उनका कट चुका है, और अगर फिर से जुड़ते हैं तो हम उन्हें लेने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं बता दूं और क्वेश्चन है जितेंद्र दांगी जी का है, बहुत बहुत सफलता, हार्दिक बधाई। कौशलेंद्र सर जी डीडब्ल्यू को भी बधाई। और सोनू तिनकर जी बोल रहे हैं जो प्रॉब्लम, ऑडियो प्रॉब्लम आ रहा है सर। एक्चुअली नेटवर्क के चलते थोड़ी दिक्कतें आ रही होगी, और हम प्रयास करेंगे। फिर से जुड़ चुके हैं कौशलेंद्र सर, फिर से हम लोग जोड़ रहे हैं उनको। हम लोग बातें जब तक। हाँ सर। हाँ सर जी, आवाज आ रही है सर आपकी। जी बिल्कुल। मैं बोल रहा था सर कि जहां तक इंटरव्यू की सवाल है, तो उसमें मैं सीधा सा बता दूं कि अगर आप मेंस की तैयारी अच्छे से करते हो तो इंटरव्यू के लिए डरने की कोई बात नहीं है। इंटरव्यू का 2-3 मॉक इंटरव्यू आप दे लो, डिफरेंट कोचिंग्स में आपको मॉक इंटरव्यू फ्री में दे दिया जाता है, कोई इसका चार्ज नहीं होता है, वो लोग गाइड भी करते हैं। तो मॉक इंटरव्यू दोगे तो आपके अंदर जो भी हेजिटेशन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा 2-3 इंटरव्यू के बाद, और आप रेडी हो। इंटरव्यू बहुत ज्यादा हर्डल नहीं है, वहां पे जो भी लोग होते हैं काफी कोऑपरेटिव होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अलग तरीके से बात करेंगे, तो उनको आपको उस ढंग से टैकल करना तब तक आसानी से आ जाएगा, कोई उसमें इशू नहीं है। इन जनरल वहां पे जो लोग होते हैं काफी कोऑपरेटिव होते हैं। मैं अपनी बात बता दूं,
मैं दीप्ति मैडम के बोर्ड में इंटरव्यू दिया था और मैडम ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि कौशलेंद्र जी, आपको अगर बिहार छोड़ना पड़े तो आप कहाँ जाना चाहोगे? तो मेरा उसका सिंपल सा जवाब था कि मैम, किसी भी आदमी के लिए अपने घर को छोड़ के जाना मुनासिब नहीं होता है, तो मुझे कोई भी ऑप्शन मिलेगा तो भी मैं चाहूंगा कि मैं गया में रह लूं, बशर्ते कि बिहार छोड़ूं। तो ऐसा बहुत कॉमन सा सवाल जो आपको इंटरटेन करे, वहां पे बहुत फ्रेंडली रहते हैं लोग। वो पार्ट ऑफ द सिलेबस है, और सिलेबस किसी भी एग्जाम को अगर आपको पास करना है तो उसके सिलेबस को तो पढ़ना पड़ेगा। आपको 12 पास करना होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट होता है आप उसको पढ़ते हो। उसी तरह से यूपीएससी या बीपीएससी क्लियर करने के लिए सिलेबस दिया हुआ है, उसका पार्ट है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आपको पढ़ना है, इसीलिए आपको तैयारी करना ही पड़ेगा। उसके अलावा उसका इम्पोर्टेंस